पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए सेमेस्टर 5 कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। मेजर पेपर 9, 10 एंड 11 तीनों का इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा सिलेबस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सागर साव एंड आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। तो सेमेस्टर 5 का ये जो पेपर है, माइनर पेपर आप लोग नहीं रखे होंगे, फिर भी जो रखे हैं उनको मिल जाएगा ऐप में नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा इस वीडियो में। ये जो 1 घंटा का वीडियो है लगभग इसमें मेजर पेपर 9, ठीक है, इसका सिलेबस एंड नोट्स। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है मेजर पेपर 9 में ये जानेंगे। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजर पेपर 10 में पढ़ना है आपको MJ10। ठीक है, इसमें क्या पढ़िएगा तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़िएगा या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन जो बोलना है बोल सकते हैं आप। 11 में पढ़िएगा आपको पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत में राजनीतिक जो दल होते हैं, ठीक है, उनका क्या महत्व होता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम, बीएसपी, ये सब के बारे में पढ़िएगा। और लास्ट में हम लोग IAP के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में पॉलिटिकल साइंस जो लोग रखते हैं उनका माइनर पेपर होता है मैक्सिमम का हिस्ट्री। तो माइनर पेपर का भी नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको नोट्स चाहिए वो लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप के बारे में बता दूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐप का दाम है 60 रुपया और इसमें आपको 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स दिया जाता है सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, मेजर पेपर माइनर पेपर दोनों का और IAP का बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वीडियोस वगैरह कैसे बनाना है, क्या करना है। हालांकि ये आपके कॉलेज टीचर का काम है, ठीक है, IAP का काम। तो नोट्स, और जिनको ऐप नहीं चाहिए वो लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और खुद से आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ज़्यादा दाम नहीं है, 60 रुपया दाम है सिर्फ। और आप एक आदमी कोर्स लेके कई सारे आदमी इससे काम चला सकते हैं, क्योंकि ऐप ये PDF डाउनलोड भी हो सकता है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मैं खुद ओनर आपको ये चीज़ राइट दे रहा हूँ कि आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वैसा नहीं कि भाई सबको लेना ही है, नहीं, कोई एक दोस्त खरीद कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति। तो ये सबसे पहले देखते हैं सिलेबस, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है यानी कि भारत की विदेश नीति इंडियाज़, इसमें सबसे पहले आ जाता है क्या तो कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल, टिक, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटजीज। यानी कि जब भारत की विदेश नीति तैयार किया जाता है तो इसमें कौन कौन से लाभ होने चाहिए, कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाया गया, ये सारे पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज किया गया है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट 2 आ जाता है इंडिया एज अ लीडिंग पावर, इंडिया एक नेतृत्व करती शक्ति के बराबर या नेतृत्वकर्ता शक्ति के साथ, ठीक है, या शक्ति के रूप में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यूनिट 3, इसमें है आपका इंडिया रिलेशन विथ मेजर पावर, यानी कि भारत का जो विश्व की बड़ी शक्तियाँ हैं जैसे अमेरिका, रूस, ठीक, चाइना, यूरोपियन संघ, इन सभी के साथ क्या संबंध है ये आप जानेंगे। नेक्स्ट अगला है इंडियाज़ टुक लुक ईस्ट। तो इंडियाज़ लुक ईस्ट या वेस्ट एंड साउथ बोलिएगा, यानी कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले हैं। 1 मार्क्स वाले आप इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मार्क्स वाले याद हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में मात्र 5 ही क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले। ठीक है, तो नोट्स सब ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो क्वेश्चन देख लीजिए और फिर आंसर खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि सभी पेपर का नोट्स दिया जाएगा पूरे सेमेस्टर 5 में एक ही साथ। ये 90 कितना पेज का PDF है, 92 पेज का PDF है। सेमेस्टर 6 में भी दिया जाएगा। अगर एक बार आप पेमेंट करते हैं तो आपको फिर मतलब 4 साल तक फ्री हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर अपने भाई को दे दीजिएगा अपना नंबर, OTP के माध्यम से वो भी लॉगिन कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भारत के शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। टोटल बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट, लगभग 20 क्वेश्चन है आपके प्रत्येक पेपर से। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 20 क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस के आधार पर ये सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, भारत के विश्व दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसमें पवित्र भूगोल, ठीक, भारतीय परंपराएं तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यह यूनिट 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में है, एक्सप्लेन इंडियाज वर्ल्ड व्यू, डिस्कस द रोल ऑफ स्क्रेड जियोग्राफीज, ठीक है, या जियोग्राफीज, इंडियन ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, मैं केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको मालूम है भारत विश्व दृष्टिकोण और उसका प्राचीन सभ्यता बहुत ही पुराना है हमारे भारत का। सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश में अनेक है और ऐतिहासिक भी बहुत लंबा हमारा इतिहास है। अनुभवों पर भी आधारित है और भारतीय लेखों पर भी संदर्भित है, ठीक है। भारत स्वयं को केवल एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बल्कि एक सभ्यगत राष्ट्र मानता है। जो सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई है, सिंधु घाटी की सभ्यता, आप सबको मालूम है, ठीक है। यही कारण है कि उसकी विदेश नीति में नैतिकता, सहअस्तित्व और संवाद को विशेष महत्व दिया गया है। और हम लोग भारत की विदेश नीति आज से नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से या बोले तो उससे भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से भी विदेश व्यापार होता था, ठीक है। और भारत स्वदेश शुरू से ही विदेश नीति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। चाहे राजा महाराजाओं का समय था, चाहे मुगल पीरियड था, विदेश नीति के कारण ही हम लोग गुलाम पड़े, ठीक है। भारत के पवित्र भूगोल में उसकी विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। हिमालय को भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार माना गया है, ठीक है। उत्तर में हमारा हिमालय है जो हमें सुरक्षा कवच देता है, ठीक है। जबकि गंगा, यमुना, सिंधु जैसी नदियां भारतीय सभ्यता की आधारशिला हैं और अक्सर ग्रंथों में इसका वर्णन भी पाया गया है। आप इसमें अपनी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, इसलिए अपने भाषा का भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो बता सकते हैं नेक्स्ट। और भारत की सबसे बड़ी भी नदी है गंगा नदी। इन भौगोलिक तत्वों ने भारत को आंतरिक रूप से एकजुट बनाया है और बाह्य रूप से शांति प्रिय बनाया है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ होता है, आपने नाम सुना होगा कई बार, वसुधैव कुटुंबकम। यह क्या होता है? इसका अर्थ होता है समस्त विश्व मेरा परिवार है। क्या हम लोग बोलते हैं भारतीय आदमी की समस्त विश्व मेरा परिवार है, ठीक है। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर भूगोल और संस्कृति से उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन परंपराएं भी भारत की विश्व दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। और भारत का संविधान को भी इसी टाइप से तैयार किया गया है कि यहाँ पे हर आदमी अपना धर्म मना सकता है, ठीक है। किसी को कोई धर्म मानने पे जोर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और बौद्ध जैन दर्शन में अहिंसा, करुणा, सहनशीलता पर बल दिया गया है, ठीक है। वैदिक परंपरा में संवाद और सह-अस्तित्व को महत्व दिया गया है। अशोक के धम्म से लेकर के आगे देखा जाए तो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा तक भारत ने हमेशा नैतिक मूल्यों को ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्राथमिकता दिया है। लेकिन वास्तव में रियलिटी वेक अप द रियलिटी, ठीक है, कुछ और है। आजकल का मनुष्य इन चीज़ों को क्या बोलता है, मानता है। अहिंसा ये सब चीज़ें मानती हैं कुछ ही परसेंट लोग, केवल 5 से 10% लोग ही मानते हैं। 90% लोग तो वही मतलब उसी तरह से हैं, ठीक है, जैसा कि एक एवरेज आदमी होता है। और आप लोग किस में आते हैं तो 5 से 10% वालों में आते हैं, क्योंकि अब आप एक ग्रेजुएट होने जा रहे हैं और आपका भी माइंड सेट एक अच्छे नागरिक की तरह सेट हो रहा है, ठीक है। तो आप 5 से 10% वालों में आते हैं जो सभ्य और सुसंस्कृत अनुशासित व्यक्ति में आते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण या दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही विश्व से जुड़ा हुआ है। रेशम मार्ग हो चाहे समुद्री व्यापार के माध्यम से हो, भारत का एशिया, अफ्रीका, यूरोप से संपर्क रहा है। औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया गया हमारा, औपनिवेशिक शोषण के अनुभव ने भारत को यह सिखाया कि स्वतंत्रता और संप्रभुत्वता सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। आगे देखा जाए तो हमें अपना स्वतंत्रता का आभास कब हुआ? जब हम लोग गुलाम हुए अंग्रेजों के, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। इसी कारण भारत ने स्वतंत्रता के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस प्रकार भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी विदेश नीति को संतुलित और नैतिक शांति स्वरूप प्रदान करता है, ठीक। ये था कि हम लोग विदेश नीति किस तरह से, शुरू से ही हम लोग विदेश नीति की क्या महत्व दे रहे हैं।
फिर आप इसमें डिटेल में चले जाइएगा तो सभी देशों के साथ विदेश नीति लिख सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है। पंचशील समझौता क्या है, भारत और चीन के बीच कब हुआ था, पंचशील के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या करें। पंचशील नाम सुनने से ही लगता है कि 5, हाँ बिल्कुल 5 को मुद्दा पे एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इंग्लिश में व्हाट इज द पंचशील एग्रीमेंट, व्हेन वाज इट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील इन डिटेल। तो पंचशील नाम सुनने से ही लगता है कि 5, हाँ तो 5 क्या, 5 गो मुद्दा जिस भारत और चाइना के बीच में किया गया था। चलिए जानते हैं एक एक करके, मजा आएगा। तो देखिए उस टाइम पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू जी, बिल्कुल सबको मालूम है, हाँ मालूम है भाई। तो पंचशील समझौता कब होता है, 1954 में। 1954 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित नेहरू जी, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ से ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के शासनकाल में हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि बोलने जा रहा था नरेंद्र मोदी जी। पंचशील समझौता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है नहीं था। यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को, आप केवल 1954 याद रखिए, भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच, भारत और चाइना। चाइना का माल कहा जाता है चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ये शाम तक चला था, चांद तक नहीं चला था। चांद तक कहने का मतलब है कि लाइफ लॉन्ग, ठीक है, मतलब आजीवन, और शाम तक कहने का मतलब है कि शॉर्ट टाइम के लिए। तो पंचशील समझौता का दुरुपयोग किया चाइना ने। इस औपचारिक रूप से तिब्बत क्षेत्र से संबंधित व्यापार और संपर्क समझौता कहा जाता है। इसमें पंचशील के 5 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। पंचशील में कितने सिद्धांत हैं, 5। किन किन देशों के बीच हुआ, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। और कब हुआ, 1954 में। ये सब आपका 1 मार्क्स वाले में इंपॉर्टेंट रहेगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू। चलिए, पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। किस लिए बनाया गया था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे किन 2 देशों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। इनका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों के बीच, यानी कि इनका उद्देश्य था पंचशील समझौता का कि नए नए जो स्वतंत्र देश हुए, जैसे कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, 1954 में हुआ, ठीक है। तो कितना, मात्र 6-7 साल के बाद ये समझौता किया जाता है, यानी कि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो सहयोग स्थापित करें, क्या करें, आपस में सहयोग स्थापित करें जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे। पंचशील का पहला सिद्धांत था। अब 5 गो सिद्धांत है ना, 5 गो एक तरह से होता है ना, क्या बोलते हैं, 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगा। तो यहाँ पे पंचशील के 5 वचन निभाऊंगा, ठीक है। 5 वचन में पहला वचन है, याद रखिएगा, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। किनके बीच में बोला गया, भारत और चीन, यानी कि भारत और चीन प्रत्येक देश, दोनों देश जो है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि आंतरिक मैटर, ठीक है, वो जो होता है अलग अलग जाति धर्म के लोग, ठीक है, इसका सम्मान करेंगे हम लोग। क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय एकता का सम्मान करेंगे दोनों दोस्त। ये सब वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, पहला वचन। दूसरा वचन, इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश की सीमाओं और स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और इंटरनल अब आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है दूसरा सिद्धांत, आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप न करेगा, यानी कि हम अपने भारत देश के अंदर जो भी करेंगे चीन इस पे कुछ भी नहीं बोलेगा, ना चीन के हम इंटरनल मैटर पे कुछ भी बोलने जाएंगे। हम लोग नहीं बोलते हैं कि जब आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होता है तो बोले अरे यार छोड़ो ना, इन लोग का पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, उस पर काहे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर भारत के राज्यों के अंदर आपस में कुछ हो जाता है, सॉरी ये वाला, तो चीन इस पे कुछ नहीं बोलेगा, हमारा मैटर भाई हम समझेंगे, ठीक है। तो मतलब चीन इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, यानी कि आंतरिक मामलों में कोई भी घरेलू मैटर पे तुम नहीं बोलेगा, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है। और अक्सर पड़ोसी का लक्षण होता है कि यार क्या हुआ, क्यों लड़ रहा तुम लोग आपस में, मियाँ बीवी कुछ भी करे यार जाने दीजिए, ठीक है। तो भारत अपने अंदर में कुछ भी करे, चीन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा वचन, परस्पर आक्रमण न करेंगे। चीन से बोला गया कि भाई देखो तुम भी बड़ा देश है, हम भी बड़ा देश हैं, कोई एक दूसरे पे आक्रमण न करेगा, ना चीन भारत पे आक्रमण करेगा, ना भारत चीन पे आक्रमण करेगा। और यही वाला वचन जो है तोड़ देता है चाइना,
ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है और 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। नेहरू जी बोले अरे चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ है, चीन आक्रमण नहीं करेगा, वचन दिया है भाई, वादा किया है, वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन चीन वादा तोड़ देता है। कौन सा वादा, झूठा वादा यार। 1962 में चीन अटैक करता है भारत पे। भारत बाद में अटैक करता है, जब अटैक शुरू हो जाता है तो इस कारण हम लोग जो है 1962 भारत चीन युद्ध को हार जाते हैं। इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। परस्पर आक्रमण न करना, यह युद्ध और बल प्रयोग को अस्वीकार करता है, जिसका चीन ने क्या किया, वादा तोड़ दिया। नेक्स्ट, समानता और पारस्परिक लाभ, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के लाभ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सभी देश के संबंध समानता के आधार पर हो और अपने लाभ के बारे में दोनों देश एक दूसरे के लाभ के बारे में सोचेंगे, सॉरी, ठीक है। पांचवा वादा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि इसमें बोला गया है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, भारत और चीन एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण भाई की तरह निभाएंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को, कि भारत चीनी भाई भाई के नाम से जाना गया। भारत चीनी, ठीक है, चीनी भाई भाई, ठीक है। भारत चीनी भाई भाई, ये किसने कहा था, नेहरू जी ने, और चीन ने कर दिया हम पे ठाई ठाई। तो देखिए, किसी को वादा करते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि वादा जरूरी ही नहीं कि वो निभाएगा ही, हो सकता है बीच में तोड़ दे, ठीक है। अब भारत ने पंचशील को एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के बीच लोकप्रिय बनाया और यह हुआ था भारत के प्राइम मिनिस्टर मालूम है, ठीक है, पीएन नेहरू। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन सिद्धांतों की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठे, फिर भी पंचशील आज भी भारत की विदेश नीति का नैतिक आधार बना हुआ है, ठंडा आधार बना हुआ है। कुछ फॉलो नहीं होता है जी रूल रेगुलेशंस, ठीक है। तो चीन नहीं मानता है, और आप इस बात को मानते होंगे कि चीन जो है ज़्यादा पावरफुल है हमारे देश से, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हाँ, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है भाई, हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थंडर रैंकिंग में भारत जो है, भारत की सेना विश्व की चौथी बड़ी सेना है। इंडियन आर्मी जो है थंडर पावर रैंकिंग वर्ल्ड में चौथा हमारा पावरफुल आता है इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी 7th नंबर पे आता है, और इंडियन एयरफोर्स देखिए टॉप नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का आर्मी। 2nd नंबर पे आता है चाइना का, 3rd नंबर पे आता है रूस का, ठीक है, और 4th नंबर पे आ जाता है हमारा देश भारत आर्मी के मामले में, ठीक है। तो गर्व करो भाई। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत की भारत की भू आर्थिक रणनीति से आप क्या समझते हैं, भारत की विदेश नीति में इसके महत्व की व्याख्या करें। अब मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक एक करके मैं करते जाऊँगा ना तो यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताना है भारत की नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में आता है। आसियान के बारे में बताइएगा, क्योंकि भारत आसियान का शुरू से ही सदस्य रहा है। 5 नंबर का भी और 15 नंबर का भी, दोनों को इसमें जोड़ा गया है। भारत की विदेश नीति में घरेलू कारकों तथा पैरा डिप्लोमेसी की भूमिका की विवेचना करें, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, फैक्टर्स एंड पारा डिप्लोमेसी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं पारा डिप्लोमेसी। तो राज्यों की भूमिका को पैरा डिप्लोमेसी कहा गया है, और आपको मालूम है भारत के संविधान में भारत को भारत नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक कूटनीति भारत की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये बताइए, ठीक है। और इसी का गलत प्रयोग किया था अंग्रेज लोग, फूट डालो राज करो की नीति, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है पूरे विस्तार से सभी क्वेश्चन को। और थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन बनाते वक्त मज़ा आ जाए और लगे कि कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मज़ा आ जाता, तो ऐसे में क्या कीजिए, आप इसको क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करके थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट जगता है कि नहीं थोड़ा और जानना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ इतना कि खाना खाओ, थोड़ा सा भूख लगा रहे, और पूरा भूख ही इतना लंबा दे देंगे कि पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाएगा, तब तो फिर पढ़ लिख के छोड़ देंगे आप, ठीक है।
यूनिट 2 आ जाता है, तो यूनिट 2 है आपका इंडिया एज अ लीडर पावर, यानी कि भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन आता है, भारत को एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक सैन्य शक्ति क्यों माना जाता है? विस्तार से व्याख्या करना है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को भी लिखना है। ठीक है, इसमें भारत की सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अर्धसैनिक बलों की भी थोड़ा सा बताना है। अर्धसैनिक बल मतलब CISF, CRPF, BSF, असम राइफल, जितना भी है, ITBP। ठीक है, इन सब के बारे में भी बताना है थोड़ा सा। और भारत के पास जो परमाणु शक्ति है, ठीक है, इसके अलावा भारत के पास जो इसरो है, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, G20 सम्मेलन के बारे में बताइएगा, ये सब आपका जो क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सब के बारे में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, भारत इसके समर्थन में क्यों है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या विश्व की एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जहां शक्ति किसी एक देश के पास न हो बल्कि दो देशों के हाथ में केंद्रित न हो, मतलब एक देश या दो देश के पास पावर ना रहे बल्कि सभी के पास पावर रहे, अनेक शक्तियों के बीच संतुलन के रूप में हो। जैसे अभी विश्व जो है एक ध्रुवीय है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अवधारणा को स्पष्ट करना, और एक ध्रुवीय का विरोध। एक ध्रुवीय मतलब यूनिपोलर, यूनिपोलर कहने का अर्थ है कि विश्व की जो शक्ति है वो कुछ ही देशों के पास है। आपको मालूम है कि विश्व की शक्ति 5 देशों के पास है, विश्व का सबसे ज्यादा पावर 5 देश के पास है। कौन कौन देश? भारत भी आता होगा, आप सोचते होंगे नहीं। यूएनओ के 5 मेंबर है, 5 गो अस्थाई मेंबर है यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके 5 गो अस्थाई मेंबर है। कौन कौन है? चीन है, ठीक, अमेरिका है, ठीक, अमेरिका, चीन, रूस, 3 को तो यही देश आता है। 2 को कौन कौन है? तो पिद्दी सा देश एक है ब्रिटेन, जिसको आप लंदन उसकी राजधानी है, इंग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक, ब्रिटेन, अच्छा ब्रिटेन का मैं गलत लिख रहा हूँ ना, इस तरह से होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड बोलिए। और 5वां है फ्रांस। तो ये 5 को क्या है, विश्व का सबसे पावरफुल देश माना जा सकता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये पास जो है इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है? तो यूएनओ, आपको मालूम है, आप स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, तो यूएनओ में एक अधिकार मिला है इन 5 देशों को, परमानेंट मेंबर, ये वीटो पावर का यूज कर सकते हैं और वर्ल्ड वार को रोक सकते हैं। ठीक है, या वर्ल्ड वार करवा सकते हैं। जबकि भारत इतना बड़ा देश है, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत देश में, इसके पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अपना दिमाग का भी प्रयोग करके लिखना है। आप भी एक तरह से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग छपरियों के साथ बांटने में, दोस्तों के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा करने में मत प्रयोग कीजिए, यहाँ पे प्रयोग कीजिए। ठीक है, भारत की विदेश नीति में आंतरिक क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा करें। तो भारत की विदेश नीति में आंतरिक क्षेत्र, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। और आउटर शेप इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल रखता है ये बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सब के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा आप डीपली पढ़ लीजिएगा और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण नया आयाम कैसे बन गया ये बताइए। तो आपको मालूम है कि विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व का तापमान बढ़ना, ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण हो चुका है। तो जलवायु परिवर्तन आज विश्व की चुनौती बन चुकी है और भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण नया आयाम बन गया है। और देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सा देश कर रहा है? चीन और रूस। ठीक, चीन, रूस, जापान, यही सब देश कर रहे हैं, अमेरिका। ठीक है, जबकि भारत उतना प्रदूषण नहीं करता है। मैं मानता हूँ टॉप 10 में भारत का भी नाम आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण कर रहा है 2 देश या 3 देश। सबसे ज़्यादा टॉप नंबर पे पोल्यूशन फैला रहा है अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रूस। ये तीनों देश इतना पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए विश्व लेवल पे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा, विश्व का तापमान बढ़ेगा, तो किसी एक देश के लिए नहीं नुकसान होगा, सभी के लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा। यूनिट 3 इंडियाज रिलेशन
विथ मेजर पावर, यानी कि भारत का जो है संबंध कैसा है अमेरिका के साथ, रूस के साथ, ठीक है, और चाइना के साथ, साथ में यूरोपियन संघ के साथ। किसी एक के बारे में जरूर पूछा जाएगा। जैसे पूछ सकता है भारत अमेरिका के संबंध की प्रकृति और विकास का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के बाद इन संबंध जो इनके रिलेशन है इनमें क्या परिवर्तन आया। शीत युद्ध आप पढ़े होंगे, कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से 90 तक चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें विश्व दो भागों में बंट गया था। एक था अमेरिका के साइड में और एक था सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, उनके साइड में, ठीक है। और 2005 ये एक समझौता होता है, 2005 का भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, ठीक है। ये किन के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। फिर क्वाड होता है, क्वाड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वाड में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, एक चतुर्भुज, और जिसमें जो है ये 4 देश आते हैं, ठीक है। क्वाड और क्वाड जैसे मंचों पर साझेदारी भारत अमेरिका के संबंध, रणनीति गहराई को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2 भारत अमेरिका पूछेगा या भारत रूस के बारे में पूछेगा, जैसे कि भारत रूस संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या कुछ भी पूछ सकता है, भारत और रूस के बीच संबंध को बताइए, ठीक है, या भारत और चाइना के बीच में, या पृष्ठभूमि को बताइए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था और रूस जो है ना भारत का पूरा सपोर्ट किया है। झारखंड में एक फैक्ट्री आपको मालूम है, उसका नाम है आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो में है। बोकारो प्लांट, इसको BSL प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, मेरे घर के बगल में है, मैं बोकारो से हूँ, तो BSL उसको बोला जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बोकारो शहर जो बना है ना हम लोग का, वो सेल कंपनी के कारण ही बना है, मतलब पूरा का पूरा बोकारो का एरिया आता है, लगभग 18 किलोमीटर में फैला हुआ है कंपनी, ठीक है, सेल। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है, और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो अमेरिका के बारे में देखें, रूस के बारे में देखें। तीसरा आ जाता है चाइना। भारत चीन संबंधों में सहयोग और संघर्ष के बीच प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं ये बताइएगा, ठीक है। तो 1962 पंचशील समझौता से लेकर के वर्तमान समय तक बताइएगा। और ये ब्रिक्स एक संगठन है, ठीक है, ब्रिक्स, ये इस 5 देश इसमें मिले हुए हैं, ब्राज़ील, रूस, ठीक है, इंडिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिले हुए हैं किसके लिए, व्यापार के लिए। तो ब्रिक्स के बारे में बताइएगा, ठीक है। आई थिंक 2005 में बना था ब्रिक्स। और भारत और चीन की जो रेखा है, ठीक है, मैकमोहन रेखा, और ये सब जो थोड़ा बहुत बीच बीच में तनाव होते रहता है, डोकलाम समस्या, ठीक है, और दलाई लामा के कारण जो थोड़ा सा समस्या होता है ये बताना है। तो 3 गो देश आ गया, भारत के साथ अमेरिका का संबंध, रूस का संबंध और चीन का संबंध। चौथा जो आता है यूरोपियन संघ, ठीक है, UE इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और यूरोप के कई देश इस संघ में मिले हुए हैं। भारत तो एशिया का देश है, तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर हैं। आई थिंक 32 ना 33 कंट्री है यार, कितना है एक बार चेक कर लीजिएगा। यूरोपियन संघ के मेंबर हैं। और यूरोपीय संघ की एक साझी मुद्रा है, मतलब जितना देश उसका सदस्य है उस कमेटी का, उन सभी देशों की जो करेंसी है उसका है यूरो। क्या है करेंसी का नाम, यूरो, ठीक है, यूरो। तो मतलब अगर हम यूरोपियन संघ से संबंध बनाएंगे तो वो सारे 32-33 देश हमारे मित्र बन जाएंगे, समझ गए। अब आ जाता है इंडिया की जो पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो पॉलिसी, लुक ईस्ट, ठीक है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी से क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 4। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूछा जा सकता है, या उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति या लुक ईस्ट पॉलिसी, यह जो एक विदेश नीति है और जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, ये सब समृद्ध करना या एक दूसरे के साथ वैश्विक मंच पे लाना, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, आप हर क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। ये कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है, ये 3 को हो गया। इसके अलावा होता है राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और क्या होता है, सामाजिक, ठीक, एक दीजिएगा, सामाजिक कारण,
ये 4 को कारण ना आप हर एक चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी जिसमें भारत जो है विश्व के सभी देशों के लिए अपना द्वार खोल देता है व्यापार का, और भारत में कोई भी देश आके अपना व्यापार कर सकता है। उस समय हमारे पीएम कौन थे? पीएम थे नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आगे देखते हैं वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है, ठीक है, और इसके भू राजनीतिक और भू आर्थिक प्रभावों की विवेचना करें। भू आर्थिक और भू राजनीतिक मतलब रियल लाइफ में, ठीक है, मतलब जमीनी स्तर पे क्या क्या हुआ है ये सब आपको बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो डेट सब दिया गया है ना, तो इसको खास तौर पे पढ़ना है। इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका एवं समुद्री क्षेत्रीयता पर चर्चा करना है, ठीक है। मेरी टाइम जो होता है मतलब समुद्री, जब भी पढ़िएगा मेरी टाइम तो यानी कि कुछ ना कुछ आपका समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो भारत के पास समुद्र का, आपको मालूम है भारत का 3 भाग जो है समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो हम लोग एक तरह से ना पूरे बॉर्डर ही बनाए हुए हैं यार, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक ओर से हमारा हिमालय घेरे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग भारत का 80% एरिया जो है पानी और पहाड़ से घिरा हुआ है, एक तरफ रेगिस्तान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर बना हुआ है। भारत जैसा देश आपको खोजने से नहीं मिलेगा। यहाँ पे गर्मी का भी अलग मज़ा है, ठीक है। रेत का मज़ा लेना है तो चला जाइए राजस्थान। अगर आपको क्या बोलते हैं समुद्र घूमना है तो पूरा समुद्र है साउथ इंडिया में। अगर आपको क्या बोलते हैं ज़्यादा गर्मी लेना है तो चले जाइए, एक से एक जगह है, ठीक है। मद्रास चले जाइए, चेन्नई। अगर आपको पानी का मज़ा लेना है तो मासिनराम चले जाइए। अगर आपको बर्फ़ का मज़ा लेना है तो कश्मीर चले जाइए। मतलब भारत में हर चीज़ को संतुलन रूप से पाया जाता है, ठीक है। इस देश में सभी मौसम सभी ऋतुएं आपको मिलेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला जाता है इंडो पैसिफिक, ठीक है। इंडो मतलब भारत, पैसिफिक तो भारत और पैसिफिक, ठीक है, महासागर अभी है। प्रशांत महासागर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक की अवधारणा तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की भूमिका का विश्लेषण करें। यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंडो पैसिफिक की अवधारणा यानी कि हिंद महासागर, ठीक है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और ये जो हिंद महासागर है एक क्या बोलते हैं महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है। हिंद किसका नाम है? भारत। भारत को ही हिंद बोलते हैं यार, आपको मालूम है, ठीक है। जय हिंद तो किसका है? हिंद, भारत का जय, ठीक है। तो एक ऐसे महासागर का नाम बताइए जो भारत के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एकीकृत रणनीति के क्षेत्र के रूप में देखती है। और क्षेत्र वैश्विक व्यापार, समुद्री व्यापार, ठीक है, इन सभी को बढ़ावा देने का काम करती है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम है दोस्त। अब चलिए मेजर पेपर 10 हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। थक गए मुझे वीडियो बनाते बनाते रोकना पड़ेगा वीडियो को। मेजर पेपर 10 शुरू करते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा एमजे पेपर 10। और जहाँ पर भी थॉट आएगा ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फिर भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो अच्छा है, तब आपका दिमाग पकने लगता है। यहाँ पे जहाँ पे पढ़ना पड़ेगा जीन बोंदा, तो रूसो, तो टीएच ग्रीन, ठीक है, मतलब जहाँ पे थिंकर लोग विचारक को पढ़ना होता है तो दिमाग तो दही होने लगता है ना। सही है ना आपका बात? में बोल पा रहा हूँ ना? हाँ, आप लोग फील करते होंगे कि यार फालतू में थिंकर लोग का पढ़ना पड़ता है। चलिए तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ना है इसमें आपको। तो थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़िएगा, बेंदा के बारे में पढ़िएगा, जेएस मिल के बारे में पढ़िएगा, कांट के बारे में पढ़िएगा, हीगल के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हॉब्स, ठीक है। हॉब्स का पूरा नाम है थॉमस हॉब्स। लॉक, सर जॉन लॉक इसका नाम है, एंड रूसो, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पढ़िएगा। अगला यूनिट है आपका बेंथम एंड जेएस मिल, ठीक है। तो बेंथम और जेएस मिल क्या बोलते हैं? उपयोगितावाद पे, स्वतंत्रता पे क्या बोलते हैं, ठीक है,
सरकार में क्या बोलते हैं ये सब पढ़िएगा। और यूनिट 3 आ जाता है जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, यानी कि राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में, जिसमें आप सैमुअल कांट के बारे में पढ़िएगा, हीगल के बारे में पढ़िएगा, और ग्रीन, पूरा नाम है टी एच ग्रीन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। आप बोलिएगा यार आपको कैसे नाम है भैया ये सब का? अरे भाई मेरा भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, ठीक है, और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बीएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपियरिंग में है। हालांकि बीएड को मैं बीच में भी छोड़ सकता हूँ अगर पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है तो। चलिए यूनिट 4 आ जाता है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, मार्क्सिस्ट। लेनिन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, और माओ के बारे में पढ़िएगा, एंड ग्राम्स, ये क्या है आपका, ग्राम्सी। चलिए तो देखते हैं सबके बारे में, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्सी पूरा नाम है उनका। देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे पहला यूनिट 1 से क्वेश्चन, और मैं बताया हूँ कि 20 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा एक विषय से। इतना क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त, कम से कम इतना तो मेहनत करना ही है, ठीक है। तो मेजर पेपर 10, थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अवधारणा या प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अनुबंध की व्याख्या करें। किसी एक के भी ऊपर आ सकता है या दोनों पूछ सकता है। थॉमस हॉब्स के बारे में प्राकृतिक अनुबंध पूछेगा या सामाजिक अनुबंध पूछेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या प्राकृतिक अवधारणा के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन थॉमस हॉब्स थ्योरी ऑफ अ स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, या राज्य की व्यवस्था के बारे में पूछेगा, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। अरे यार सॉरी, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं भी पढ़ रहा था तो बहुत दिक्कत होता था इन सब के बारे में यार। नेक्स्ट आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों तथा सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, सिद्धांत का वर्णन कीजिए, और हॉब्स के इसकी तुलना भी करना है थॉमस हॉब्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, यह पेपर बहुत टफ लगता है यार थिंकर लोगों का। जियांग, ठीक है, जियांग रूसो की, पूरा नाम इनका शॉर्ट में रूसो बोलते हैं, ठीक है, पूरा नाम है जियांग रूसो की प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, जो क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर और सामान्य इच्छा जनरल विल की अवधारणा की व्याख्या करना है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या इच्छा रखता है, ठीक है। प्राकृतिक मनुष्य में सरल, स्वतंत्र और नैतिक गुण होते हैं, और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। सबका अपना अपना थॉट्स पढ़िएगा, ठीक है। इनका ये क्या बोल के गए हैं, संपूर्ण समुदाय को सौंपता है, ठीक है। व्यक्ति अपने अधिकार जो है किसी शासक को नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय को सौंप देता है, और इसे सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, जनरल विल का निर्माण होता है। जो पॉइंट है उसको बोल्ड करके भी दिखाया गया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, हॉब्स, लॉक और रूसो के अनुसार, 3 वो थिंकर है, हॉब्स, लॉक्स और रूसो के अनुसार राज्य की राजनीतिक दायित्व की अवधारणा की तुलना कीजिए, ठीक है। कंपेयर द व्यू ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो ऑन अ स्टेट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। सॉरी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ से शुरू होता है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है जेएस मिल और बेंथम के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटिज्म, यार बहुत लंबा है ना तो मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। यूटिलिटिरिज्म सिद्धांत की व्याख्या करें। उपयोगितावाद की उपयोगिता मतलब क्या है, उपयोग करना, ठीक है। तो जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं, और उनका राजनीतिक और नैतिक चिंतन इन सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी कार्य या नीति का मूल्यांकन उसके उपयोग के आधार पर किया जाना चाहिए, कि कोई काम कितना अच्छा है या कितना खराब है, उसका उपयोग कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर आप पढ़ा दिए बच्चों को, अब कहाँ उपयोग करेगा वो जानते ही नहीं है, तो इसका उपयोगितावाद इसका विरोध करेगा, समझ रहे हैं। बेंथम का सिद्धांत देखिए, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, यानी कि ऐसा काम करो जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे, ठीक है। तो बेंथम के अनुसार मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख से नियंत्रित होता है।
मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख प्राप्त कर सकता है। इसमें आप अपना विचार भी घुसा दीजिएगा, क्योंकि इस सब में आप अपना विचार भी घुसा सकते हैं, पढ़िएगा तो मज़ा भी आएगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट अगला आता है जेएस मिल के उपयोगितावाद का विवेचन कीजिए तथा इसे बेंथम के उपयोगितावाद से भिन्न बताइए। तो आपको बेंथम के बारे में पूछेगा उपयोगितावाद या आपका जेएस मिल के बारे में। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ये थोड़ा उपयोगितावाद से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जो स्वतंत्रता पे आधारित रहेगा और इसके बाद प्रभुत्वता पे आधारित रहेगा। ठीक है, तो जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या करें। जेएस मिल क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है इनके। नेक्स्ट जेएस मिल के प्रतिनिधित्व सरकार, ठीक है, या प्रतिनिधि सरकार संबंधी विचारों की व्याख्या करें। बस 4 क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा प्रत्येक यूनिट से। अब आता है यूनिट 3 जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि राजनीतिक चिंतन पे आधारित है। तो सैमुअल कांट के राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी क्या विचार हैं ये बताना है। सैमुअल कांट क्या बोलते हैं विश्व शांति को लेकर, इनके क्या विचार हैं ये बताना है। ठीक है, राज्य क्या है, और देखिए सिंपल सी एक वर्ड है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो समझ गए, जिसके पास पावर है उसी देश का चलेगा। जैसे अमेरिका के पास पावर है तो अमेरिका का चलता है भाई। ठीक है, छोटा देश की गिनती नहीं होता है। हेगल के राज्य संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करना है। हेगल क्या बोलते हैं राज्य संबंधी सिद्धांत में, ये बताना है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जाता है टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता और राज्य संबंधी विचारों की विवेचना करें। टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता और राज्य संबंधी विचार क्या है उनके, ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो राजनीतिक आदर्शवाद, ओके, राजनीतिक आदर्शवाद पॉलिटिकल आइडियलिज्म की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है हमारा कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ एंड ग्रैम्शी। ओके, जेरेमी ग्रैम्शी इसका पूरा नाम है यार, मेरा नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो ये अंतिम यूनिट है इसका। तो कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स के परायणपन और के सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या करना है। कार्ल मार्क्स शुरू से ही ना आम आदमी के सपोर्टर हैं, मजदूर, ठीक है, जो गरीब पिछड़े तबके के लोग होते हैं उनके सपोर्टर रहे शुरू से कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का परायणपन, ठीक है, का सिद्धांत उनके प्रारंभिक दर्शन लेखन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह सिद्धांत पूंजीवादी है तो कैपिटलिज्म समाज में श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को समझाने का प्रयास करती है, और मार्क्स ने इस अवधारणा को मुख्य रूप से अपनी कृति, इनका एक किताब है, इनकी किताब का नाम है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यानी कि ये 1844 में लिखा गया है। इस बुक में बताया गया है कि परायेपन का अर्थ है कि मनुष्य अपने ही श्रम, उसके उत्पाद और समाज से अलग हो जाना। ठीक है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, किंतु वास्तव में वह आर्थिक शोषण करता है। कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि अमीर लोग जो है ना गरीब लोगों का शोषण करता है, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स का नारा था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भाई पूंजीवादी लोग केवल गरीब लोगों का शोषण करता है। ठीक है, तो पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर होता है आम आदमी से काम करवाता है और उसके एवज में जो उसको वास्तव में एक्चुअल जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बिल्कुल इस बात की मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक मोबाइल बन रहा है तो वहाँ पे जो काम करता है ना स्टाफ लोग, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहा है उसका पेमेंट बहुत कम बनेगा। ठीक है, जबकि वही मजदूर घर बनाया लेकिन वो घर में रह नहीं पाएगा। जो मिस्त्री है उसका घर खुद टूटा भंगा रहता है। आपको मालूम भी होगा कि जो आदमी क्या बोलते हैं सब्जी बेचता है ना, वही सड़ा गला सब्जी खाता है, अच्छा सब्जी वो खाने के लिए सोचता है कि भाई इसको बेचेंगे, अच्छा सब्जी हम नहीं खाएंगे। ठीक है, जो बच जाता है उसी को बनाता है। तो सेम इसी तरह कार्ल मार्क्स इसकी अवधारणा देते हैं। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो पढ़ लीजिएगा इसको भी, हालांकि अब मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा लगता है, उसके बाद वीडियो को फिर 10 मिनट रेस्ट लेके बनाऊंगा।
कार्ल मार्क्स के राज्य और क्रांति संबंधी विचारों की विस्तार से विवेचना करें। कार्ल मार्क्स राज्य और क्रांति के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, झारखंड में एक बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ, समझ गए आप, पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत है क्या, समझ गए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है ना, एक तरह से जनक बोले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। उत्तर मार्क्सवाद के रूप में लेनिनवाद या माओवाद, समझ गए ये वर्ड, ठीक है। हाँ, वही अभी जो मैंने लिखा था। एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों की विस्तार से व्याख्या करें, ठीक है। तो माओवाद इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। झारखंड पूरी तरह से परिचित है अच्छे से इस वर्ड को, ठीक है। मैं भी परिचित हूँ, मैं शायद नहीं बोलना चाहूँगा ये सब वर्ड, चलिए छोड़िए, ये सब वर्ड यहाँ पर पब्लिकली नहीं बोला जाता है। अब आता है मेजर पेपर 11, इसका नाम है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस पर मैं खूब बोलूँगा, सो वीडियो को थोड़ा सा रेस्ट करके ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा कैमरा क्वालिटी ख़राब है, मैं खा रहा हूँ हाजमोला, तो तब तक से कुछ बता देता हूँ। बता ये देता हूँ कि आपका एक पेपर होगा IAP का पेपर, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट। तो जनरली इसमें क्या करना होता है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी का जो है ना IAP का पेपर हो चुका है, ठीक है, निकल दिया दायरा। तो रांची यूनिवर्सिटी का IAP का पेपर हो चुका है, कैमरा क्वालिटी ख़राब है। तो उसमें क्या हुआ, बच्चे क्या किए, वहाँ पे बच्चे जो है 30 पेज का एक क्या किए, डिसर्टेशन रेडी किए। मतलब 30 पेज का किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी ऑनर्स पेपर होता है उसमें से कॉलेज के द्वारा 10 गो टॉपिक दिया जाता है, किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है, 30 पेज लिखना होता है। तो एक अच्छा सा फाइल रेडी करते हैं और फाइल के ऊपर 30 पेज का इंडेक्स पेपर लेते हैं, बाहर से इंडेक्स पेपर लेके 30 पेज का उस फाइल में जमा करते हैं कॉलेज में। तो फिर और उसका वाइवा होता है, मौखिक जांच होता है, मौखिक रूप से आपको पूछा जाएगा IAP में, यही सब होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। IAP आपका कॉलेज ही टॉपिक देगा, तो कॉलेज से बात कर लीजिएगा। और 100 नंबर का रहता है, जिसमें से 40 नंबर क्वालिफाइंग रहता है। देखिए, तो हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स जानने वाले हैं। भारत में पार्टी पॉलिटिक्स किसके आधार पे चलता है मालूम है ना, मुर्गा और दारू के बाद आधार पे चलता है। मुर्गा, दारू, यही सब दे दो भाई, तुमको ही वोट मिलेगा यार, टेंशन क्या ले रहा है। चलिए हमको वोट दीजिएगा, नहीं हमको CM बनाइएगा। नेक्स्ट, तो नेशनल पार्टी इसमें पढ़ना है। राष्ट्रीय दल क्या है, ठीक है। डियर ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, नेशनल पार्टी, देयर ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी एंड सपोर्ट बेस 15 आवर। चलिए, तो इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय दल क्या है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी मतलब राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल जो नेशनल लेवल पे काम करती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैले हुए हो, ठीक है, जैसे कि BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, ये सब आपका क्या है, नेशनल पार्टी है। पार्टी, राष्ट्रीय दल। उसके बाद आता है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होता है, क्षेत्रीय दल होता है। क्षेत्रीय दल कहने का मतलब है कि वह एक ही राज्य के अंदर पाया जाता है, जैसे आजसू हो गया, जैसे JMM हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही राज्य के अंदर सिमटा हुआ है, एक से ज़्यादा राज्य में नहीं है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारत में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक बातें होती हैं, मुद्दा क्या क्या है, क्या क्या इन मुद्दों में मतलब सुधार की आवश्यकता है, ये सब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, इलेक्शन स्टडी, यानी कि आपको जो है किसके बारे में स्टडी करना है, निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, चुनाव के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोल फंडिंग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। राहुल गांधी बोलता है ना, मज़ा आया। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, अंतिम पेपर है। सबसे पहला यूनिट आता है नेशनल पार्टी, देयर ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी एंड सपोर्ट बेस। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है BJP, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति, विकास, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक आधार तथा विचारधारा की व्याख्या कीजिए, ठीक है।
तो बीजेपी मालूम है 1980 में बना था और इसकी उत्पत्ति 1980 में हुई थी, किंतु इसका वैचारिक आधार से मतलब पहले से मौजूद था। और भाजपा विकास जनसंघ, ठीक है, राष्ट्रीय जनसेवक संघ आरएसएस का आपने नाम सुना होगा, आरएसएस राष्ट्रीय, ठीक है, स्वयं सेवक संघ आरएसएस, इसकी पृष्ठभूमि से हुआ है। उत्पत्ति की बात करें तो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ का ही नाम बदल के बीजेपी किया जाता है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापना की और 1977 में जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये जो भारतीय जनसंघ है किस में शामिल होता है? जनता पार्टी में, और जनता पार्टी में शामिल होता है। लेकिन वैचारिक मतभेद होता है ना कि पॉलिटिक्स में आपस में विचार नहीं मैच हुआ, ठीक है, वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो 1980 में पुनः अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। कब? 1980 में, ठीक है। तो पहले नाम क्या था? 1951 में स्थापना किया गया तो इसका नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है। और फिर बाद में इसका अलग नाम क्या बनता है? तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और इस संस्थापक कौन थे? हालांकि संस्थापक यहाँ पे एक नाम दिया है, कई व्यक्ति थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जो है मुख्य क्या बताएंगे कि संस्थापक थे, ठीक है। और फिर प्रारंभ में पार्टी को सीमित समर्थन मिला, किंतु 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन और फिर हिंदू की राजनीति के कारण इसका विस्तार हुआ। और वर्तमान समय में मालूम है पिछले 15 सालों से बीजेपी का ही शासन चल रहा है इस देश में, ठीक है। एक बात तो पक्का है कि ये पार्टी जो है थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स खेलती है भाई ना, धर्म को लेकर। तो इस बात को मैं भी मानता हूँ कि धर्म को लेकर ये थोड़ा सा रुख गलत अपनाती है। बाकी मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी के विरोध में हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अब पूछिएगा, एगो है हीरा चोर, ठीक है, एगो है हीरा चोर और एगो है आपका सोना चोर, किसको चोर मानिएगा? अरे भाई दोनों चोर हैं। एगो बोलिएगा कि बैंक डाका डाल रहा है और एगो बोल रहा है साइबर फ्रॉड कर रहा है, किसको चोर मानिएगा? दोनों चोर है यार, ठीक है। एक कान से छुओ चाहे वो कान से छुओ। बोला जाता है कि प्यार में और पॉलिटिक्स में, ठीक है, प्यार और पॉलिटिक्स में ना लगातार चलता रहता है, बस चेंज होता है तो आदमी, ठीक है। प्यार और पॉलिटिक्स में केवल बाबू चेंज होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता है प्यार और पॉलिटिक्स, ठीक है। उसी तरह जीवन में कभी भी प्यार और पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगा, बस बाबू का चेहरा चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आज कोई और है, कल कोई और होगा, कल कोई और था। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, जैसा अभी हमने देखा बीजेपी के बारे में, अब कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना सब कोई जानते होंगे 1885 में होता है। A.O. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इनका प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, जिसमें प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी से फिर लव मैरिज होता है जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं जी? प्रसिद्ध क्या है? तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलते हैं, उन्हीं के साथ लव हो जाता है। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा 2 को ब्याह करते हैं और फिर उसका पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है, ठीक है। तो 2 को मैरिज कभी मत कीजिएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा लाइन से हट गया हूँ ना, कोई बात नहीं, लाइन से आ गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उत्पत्ति, विचारधारा और सामाजिक आधार की व्याख्या करें, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1964 में CPI की स्थापना होती है। CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। CPI विभाजन के बाद हुई। यह विभाजन वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों के कारण हुआ, ठीक है। हालांकि पढ़ लीजिएगा, मार्क्सवाद लेनिनवाद पर आधारित है और जो कि खास तौर पे यह आम आदमी को सपोर्ट करता है, गरीब जनता को बोलता है कि उनके अधिकारों, मतलब कार्ल मार्क्स जो बोले थे ना, विश्व के सभी मजदूर एक हो जाओ, तो उन्हीं का यह मुख्य रूप से उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र पर होने वाली बहस और वंशानुगत राजनीति की भूमिका की विवेचना करें। और एक क्वेश्चन आप खुद से लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय दल क्या है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। राष्ट्रीय दल क्या है, ठीक है,
राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में क्या अंतर होते हैं, दोनों का परिभाषा। इसको आपको खुद से करना है, समझे ना। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय दल, ठीक है, और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है ये बताना है। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की परिभाषा और अंतर। तो भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय की प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्या यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है या व्यक्तिगत नेतृत्व की महत्वाकांक्षा, परिणाम क्या है ये बताना है। तो क्षेत्रीय दल किसी विशेष क्षेत्र के लिए होते हैं, जैसे कि झारखंड में जेएमएम है, आजसू है, ठीक है। अड़कम है, अड़कम ये क्या होता है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये साउथ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तमिलनाडु की, शायद डीएमके से बना है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। और हर राज्य में कोई ना कोई आपको क्षेत्रीय दल मिल जाएगा, जैसे आरजेडी बिहार में है, ठीक है, आरजेडी है ना जी बिहार में, उसी तरह से हर राज्य में कोई ना कोई आपको क्षेत्रीय दल मिल ही जाएगा। क्षेत्रीय दलों की प्रकृति एवं भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का विस्तार से वर्णन करना है आपको, या फिर पूछ सकता है क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्रीय दलों में वंशावादी होता है ना, पॉलिटिक्स में क्या होता है क्षेत्रीय दल में खास तौर पे, या नेशनल में भी, कि उसका बेटा मुख्यमंत्री बना, अब उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा चलते रहता है। जैसे कि कांग्रेस में भी आप देख सकते हैं, उसी तरह से आपका वंशाक्रम चलता है, ठीक है। और जेएमएम में भी उसी तरह से चल रहा है, पहले शिबू सोरेन थे, अब उसका बेटा हेमंत सोरेन है तो उसकी भाभी, तो उसका ससुर, ठीक है, तो उसका जिया जी, सब पॉलिटिक्स। अरे बेटा, जैसा फिल्म में चलता है कि बाप हीरो तो बेटा हीरो, ठीक है, उसी तरह से चल रहा है, बाप मास्टर तो बेटा मास्टर। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव की विवेचना करें। तो क्षेत्रीय दल क्या इंपॉर्टेंस रखता है भारतीय राजनीति में, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके। अब आता है यूनिट 3, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। क्या साउंड दे रहा है यार, ठीक है। चलिए यूनिट 3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रमुख राष्ट्रवादी दलों की घोषणा पत्रों की तुलना करना है। मैनिफेस्टो जो होता है, जो चुनाव पत्र में बोला जाता है कि हम आपके एरिया में इतने चीज़ों का कल्याण करेंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, और जीतने के बाद घंटा कुछ नहीं बनाता है इन लोग ठीक है, बनाता है। हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ नहीं मिलता रे भाई, ठीक है, खाली झूठी दिलासा देंगे। क्या चुनावी घोषणा पत्र केवल वादों का दस्तावेज होता है? भारतीय राजनीति में घोषणा पत्रों की प्रासंगिकता की विवेचना करें, ठीक है। जो मैनिफेस्टो होता है, मतलब जो वादा करते हैं, ठीक, क्या वास्तव में पूरा होता है या केवल दिलासा देने का होता है। और रात को आएगा, लो ये 500 रुपया हम लोग के ऊपर दबा देना बटमुआ, ठीक है, और वैसा भी आदमी 500 से ले लेगा पैसा, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा देगा उसी को वोट देगा, या फिर माइंड चेंज हो जाएगा, मालूम नहीं क्या करेगा यार, किसको देगा नहीं देगा, पैसा सबसे लेगा 500 रुपया रात को, या 1000 रुपया करके। भारतीय राजनीति में राजनीतिक नारों की भूमिका का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। ओके, पैसा उसा, मैं भी इलेक्शन, मेरा दोस्त लोग पैसा ले रहा था जब इलेक्शन हो रहा था, तो मेरा दोस्त लोग पैसा ले रहा था, हमको बोला सागर चलो तुमको भी ले जाएंगे। हम बोले कहाँ? अरे चल ना, पैसा मिल रहा है। तो हम बोले यार मैं नहीं लूँगा। तो उन लोग इतना हरामी है कि बेटा लोग मेरा नाम से भी पैसा ले लिया है और जाके मैकडोल पी लिया है, ठीक। तो मैकडोल समझते हैं ना जी, बिल्कुल समझते होंगे, आप लोग में से कोई ना कोई मारे होंगे, मैं तो नहीं मारता हूँ ये सब। हालांकि दोस्त लोग बहुत बार फोर्स भी करता है कि एक ढोक ले लो यार, मज़ा आ जाएगा। राजनीतिक घोषणा पत्र और नारों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति की विवेचना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने, चाहे जो भी आए, आपको इतना नॉलेज तो हो जाएगा पढ़ के कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाता है भारत में चुनावी अभियान की प्रकृति का वर्णन करना है। और चुनाव के बारे में जब भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेना आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे काम करती है भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है।
मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने साल के लोग मतदान दे सकते हैं? ये सब चीज़ आपको मालूम है। लेकिन भारत में क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स में होता है क्या, धर्म और जाति के आधार पे वोट दिया जाता है। ठीक है, धर्म, अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हो मियाँ, ये हमारे मजहब से हैं। ठीक है, तो एक बोलेगा अरे भाई ये हिंदू है, ठीक है तो हिंदू को वोट दीजिएगा ना। तो एक बोलेगा नहीं यार हम लोग फॉरवर्ड कास्ट हैं, हम लोग फॉरवर्ड कास्ट वाले को वोट देंगे। तो एक बोलेगा नहीं यार हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी को वोट देंगे। ये नहीं देख रहा है कि व्यक्ति कौन लायक का है, ढंग का लायक का कौन व्यक्ति है, ये नहीं देखता है। तो भारत में चुनावी व्यय से आप क्या समझते हैं और चुनावी व्यय के अध्ययन का महत्व करें। तो इलेक्शन लड़ने के में जो पैसा खर्चा होता है उससे पहले पुलिस का गाड़ी लगाया जाता है कि यहाँ पे पकड़ेगा पैसा। ठीक है, ये सब जो पैसा आता है कहाँ से आता है, जब इलेक्शन शुरू होता है ना, तो उससे 1 साल पहले ही पैसा जमा होने लगता है। आपको क्या लगता है कि 6 महीना पहले जो आता है, इलेक्शन से 6 महीना पहले ही जांच चलता है गाड़ी बड़ी का, तो 1 साल पहले ही उन लोग भेजा देगा पैसा। लो सबको, जितना भी उन लोग का डीलर वगैरह है या लीडर वगैरह है, ठीक है, सबको भेजा जाता है कि लो भाई तुम भी पैसा रख लो 5 करोड़, तुम रख लो 7 करोड़, 2 करोड़, 8 करोड़। ठीक है, इस तरह से पैसा सब क्या करता है, ये इलेक्शन से 1 साल पहले सबको भेज देता है और फिर वो लोग चुनाव प्रचार में धीरे धीरे लग जाता है। और रात दिन इलेक्शन के 1 दिन पहले क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है? ठीक है, हाँ, तो रात भर चलता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मुर्गा भात चलेगा नहीं। चुनावी उच्च चुनावी व्यय के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। चुनाव में सार्वजनिक वित्त पोषण पर होने वाली बहस के बारे में विवेचना करें। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाय, जोहार।